नमस्कार बच्चों, कैसे हो सर। देखिए, पीछे की क्लास अपनी हुई थी, उसमें अपन ने डिस्कस किया था कि शुक्र कायांतरण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो होगा एक्रोसोम का निर्माण। अपन ने कल के टॉपिक में इन बातों पे डिस्कस किया था कि जो स्पर्मेटिड होता है, उस स्पर्मेटिड से जो एक अचल है, अचल गैमेट है, तो उससे जब चल युग्मक का मोटाइल गैमेट का फॉर्मेशन होगा तब कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। यानी पूर्व स्पर्मेटिड या जो स्पर्मेटिड है उससे जब शुक्राणु का निर्माण हो रहा है तो क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं। तो सबसे पहला अपना परिवर्तन था कि एक्रोसोम का निर्माण हो रहा है। अब एक्रोसोम क्या है, एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है, तो मैंने कल भी क्लास में भी आपको बताया था कि एक्रोसोम एक गोल्जिकाय के विभेदन की प्रक्रिया है। यानी एक्रोसोम का निर्माण होता है वो किससे होता है, गोल्जिकाय कोशिकांग से होता है। और जो गोल्जिकाय है वो गोल्जिकाय ही किसके निर्माण में सहायक होगा, एक्रोसोम के निर्माण में सहायक होगा। तो यदि सबसे पहली बात आ जाए कि एक्रोसोम का निर्माण कैसे होता है, तो अपना वहां पे एक नंबर का क्वेश्चन होगा, तो आंसर होगा गोल्जिकाय के विभेदन से होता है। गोल्जिकाय के विभेदन से किसका निर्माण होता है, एक्रोसोम का निर्माण होता है। अब गोल्जिकाय के विभेदन से निर्माण यदि एक्रोसोम का हो रहा है तो वो कैसे होगा, वो मैं आपको बताऊं। देखिए, जो पूर्व स्पर्मेटिड है, यानी जो स्पर्मेटिड है उसके अंदर अनेक प्रकार के गोल्जिकाय की जो रिक्तिकाएं होती है वो प्रेजेंट होती हैं। अब वो जो सभी रिक्तिकाएं होती हैं वो रिक्तिकाएं एक दूसरे से जुड़ करके क्या हो जाती हैं, वो समेकित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, समेकित हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं, और जुड़ करके वो एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती हैं। और वो जो बड़ी रिक्तिका होती है वो बड़ी रिक्तिका ही उस शुक्राणु के शीर्ष भाग, यानी जिसको अपन बोल देते हैं एक्रोसोम, उसके निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि गोल्जिकाय की जो रिक्तिकाएं होती हैं वो रिक्तिकाएं ही किसके निर्माण में सहायक हो गई, एक्रोसोम के निर्माण में सहायक हो गई। जैसे अपन बताते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पर्मेटिड है उस स्पर्मेटिड का ये केंद्रक है। ये केंद्र किसका है, स्पर्मेटिड का है। अब स्पर्मेटिड का केंद्रक होगा तो इसके शीर्ष भाग में क्या होगा, अनेक गोल्जिकाय की रिक्तिकाएं पाई जाएंगी। क्या पाई जाएंगी, अनेक गोल्जिकाय की रिक्तिकाएं होंगी। जैसे ये गोल्जिकाय और इसकी ये रिक्तिकाएं होंगी जो ये उपस्थित होती है। अब ये जो सभी की सभी रिक्तिकाएं होती हैं, ये सभी की सभी रिक्तिकाएं क्या होंगी, एक दूसरे से जुड़ेंगी और एक दूसरे से जुड़ करके ये रिक्तिकाएं क्या करेंगी, एक्रोसोम के निर्माण को पूर्ण करेंगे। अब जब ये सभी रिक्तिकाएं एक दूसरे से जुड़ेंगी तो एक बड़ी रिक्तिका का क्या हो जाएगा, निर्माण होगा कि नहीं होगा। भाई सभी रिक्तिकाएं एक साथ जुड़ रही हैं और जुड़ करके वो एक बड़ी रिक्तिका का क्या कर रही हैं, निर्माण कर रही हैं। अब रिक्तिका का निर्माण कर रही हैं तो एक रिक्तिका के परिमाण में क्या होगी, वृद्धि होगी कि नहीं होगी। अब जब ये सभी रिक्तिकाएं होंगी तो ये जो न्यूक्लियस होगा, अब इसमें क्या होना है कि एक जो रिक्तिका है उस एक रिक्तिका का परिमाण बढ़ रहा है, ये एक रिक्तिका होगी। तो इस रिक्तिका में एक छोटा सा सघन यानी गहरा एक कण दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, एक कण दिखाई देगा। इस कण को बोलेंगे प्रो एक्रोसोमल, प्रो एक्रोसोमल कण बोलेंगे या प्री एक्रोसोमल कण बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इस एक परिमाण में बढ़ी हुई रिक्तिका का जो एक कण, जो गहरा भाग अपन को दिखाई देता है, उस गहरे भाग को अपन क्या बोलेंगे, प्रो या प्री एक्रोसोमल पार्टिकल्स या प्री एक्रोसोमल कण, अपन इसी को ही बोलते हैं। अब देखिए क्या चेंजेस हो गया। जो ही इस रिक्तिका के परिमाण में वृद्धि हो रही है तो इस रिक्तिका के परिमाण में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप होता क्या है कि ये जो इसका शीर्ष भाग होता है, किसका, केंद्र का,
इस शीर्ष भाग के चारों ओर ये क्या हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है। अब ये जो रिक्तिका की, जो एक्रोसोमल कण युक्त जो रिक्तिका थी, ये रिक्तिका इस शीर्ष भाग पे क्या हो जाती है, ऐसे एडजस्ट हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है। और ये इसका कण कौन सा था, जो प्री एक्रोसोमल कण था, उसको अपन अब क्या कह देते हैं, एक्रोसोमल कण कह देते हैं। क्या कह देते हैं, एक्रोसोमल कण। लेकिन ये एक्रोसोमल कण का निर्माण कब होगा, वो सोचने वाली बात है। ये एक्रोसोमल कण का जो निर्माण की प्रक्रिया वो तब होगी, अब ये जो रिक्तिका थी, इस रिक्तिका का जो अन्य इसके सहायक पदार्थ थे, जो इसके अंतर्गत जो रस भरा हुआ है, जो इसका कोशिका द्रव्य है, इसका रिक्तिका का, वो क्या हो जाता है, बाहर की ओर निकल जाता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि ये जो रिक्तिका थी जिसमें प्री एक्रोसोमल पार्टिकल्स हैं, इससे ये क्या हो जाएगा कि जो इसका कोशिका द्रव्य है, वो कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब वो बाहर निकल जाएगा तो आपको पता है कि इसकी जो ये झिल्ली है, किसकी, रिक्तिका की, ये रिक्तिका की जो झिल्ली है, झिल्ली तो यहां पे क्या रह जाएगी, शेष रह जाएगी। और झिल्ली शेष रहने के कारण इसका बाकी का कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगा, बाहर की ओर निष्कासित हो जाएगा। अरे भाई, बाकी का कोशिका द्रव्य क्या हो जाएगा, बाहर की ओर निष्कासित हो जाएगा। तो अब आगे की कंडीशन में क्या होना है कि ये केवल एक झिल्ली क्या हो जाएगी, यहां पे बाकी रह जाएगी। क्या रह जाएगी, बाकी झिल्ली रह जाएगी। और ये इसका कौन सा भाग है, न्यूक्लियस भाग है। समझ गए मेरी बात। अब झिल्ली बाहर निकल गई, झिल्ली सॉरी इसके चारों ओर सरफेस पे ही है, और कोशिका द्रव्य है जो अनवेस्टेड, जो अदर मटेरियल है, वो इसके शरीर से क्या हो गया, कोशिका जो टोनोप्लास्ट, जो इसकी लेयर होती है, वो निष्कासित कर दिया गया। अब देखना, ये जो अब आगे की ओर जो कंडीशन होगी वो कैसे होगी। ये जो शीर्ष भाग है, कौन सा शीर्ष भाग है, इस न्यूक्लियस का जो शीर्ष भाग है, वो न्यूक्लियस का शीर्ष भाग पे ये जो लेयर है किसकी, रिक्तिका की, ये उसके चारों ओर क्या हो जाएगी, आवृत हो जाएगी। अब वो आवृत की कंडीशन कैसी होगी, जैसे ये इसका न्यूक्लियस पार्ट था, ठीक है, ये एक्रोसोमल पार्टिकल्स है, मतलब एक्रोसोमल कण है। और अब ये जो झिल्ली है, ये इसके इस प्रकार से क्या होगी, आवृत होगी। समझ गए मेरे बात। और ये इसका वही न्यूक्लियस पार्ट जो है वो है, जो अपन ने डेंस डॉट डॉट लाइन में अपन ने क्या किया, इसको शो किया है। अब आगे देखिए, ये इसका कण अपन होगा, इसको अपन बोल देंगे एक्रोसोमल कण बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एक्रोसोमल कण बोल देंगे। और ये जो झिल्ली होगी वो कला किसकी होगी, रिक्तिका की होगी, रिक्तिका झिल्ली हुई कि नहीं। अब देखो, अब ये जो झिल्ली बची है, ये झिल्ली क्या करेगी, जो इसका हेड पार्ट होगा उसको और ज्यादा द्विपालित संरचना में परिवर्तित कर देगी। कौन सी संरचना में परिवर्तित कर देगी, द्विपालित संरचना के रूप में ऐसे क्या कर देगी, परिवर्तित कर देगी। ये संरचना में परिवर्तित हो जाएगी और ये इसका कौन सा भाग हो जाएगा, एक्रोसोमल भाग हो जाएगा। ठीक है। अब देखो, ये जो इसका एक्रोसोमल भाग है, इस एक्रोसोमल भाग में जो इसका टो पार्ट है, इस भाग में अब ये द्विलेयर संरचना बन गई। कितनी लेयर संरचना बन गई, द्विलेयर संरचना बन गई। तो इस भाग को अपन क्या कह देते हैं, शुक्राणु का, इसी को अपन कह देते हैं शुक्राणु का एक्रोसोम कह देते हैं। अब ये शुक्राणु का एक्रोसोम इस प्रकार से निर्मित हो गया और इसमें विशिष्ट फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं और मुख्य रूप से हाई एल्यूरोडिनेज होता है। और वो हाई एल्यूरोडिनेज होता है, उसकी प्रकृति होती है वो, मतलब जो
अंडाणु होता है, उस अंडाणु की जो झिल्लियां होती हैं उन झिल्लियों को गलाने का काम करेगा। क्या काम करेगा? गलाने का काम करेगा, ताकि निषेचन की प्रक्रिया क्या हो सके, सुगम हो सके। तो देखिए एक्रोसोम इस प्रकार से क्या होगी, प्रोसेस निर्मित होगी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अपन ने ये न्यूक्लियस लिया था सबसे पहले, और ये न्यूक्लियस किसका था? स्पर्मेटिड का था। तो आपको पता है स्पर्मेटिड तो क्या है, एक अचल युग्मक है, अजनन सक्षम है। तो ये जो न्यूक्लियस था इस केंद्रक के चारों ओर, आपको पता है कि जो प्री स्पर्मेटिड होता है, जो स्पर्मेटिड होता है, वो चारों ओर से, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो चारों ओर से अनेक गोलजीकार की जो कलाएं होती हैं उनसे घिरा हुआ रहता है। समझ गए? तो ये उन कलाओं से घिरी हुई संरचना होगी। तो जो इन कलाओं से घिरी हुई, तो इनमें से ये जो रिक्तिकाएं हैं इस गोलजीकार की, आपको पता है गोलजीकार में सिस्टर्नी होती है, वेसल्स होती है, ट्यूबल्स होती है। तो ये जो वेसल्स होती हैं, वेहिकल्स होती हैं, ये क्या हो जाती हैं, सराउंडेड पार्ट में चारों ओर इसकी क्या होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। अब ये जो रिक्तिकाएं होती हैं, मैं यहां वर्ड नोट कर दूं, रिक्तिकाएं हैं, और ये रिक्तिकाएं हैं किसकी? गोल्जीकार की। अब देखना, ये जो रिक्तिकाएं होती हैं, रिक्तिकाएं इस चारों ओर से फिर इससे सराउंडेड होती हैं, घिरी हुई होती हैं, और घिरे होने के बाद ये सभी रिक्तिकाएं क्या हो जाती हैं, आपस में मिल जाती हैं, मतलब आपस में क्या हो जाती हैं, समेकित हो जाती हैं, और समेकित होकर एक हो जाती हैं। एक होने के बाद ये जो समस्त रिक्तिकाएं होती हैं, ये रिक्तिकाएं में से एक रिक्तिका, समझ रहे हो, इन सभी रिक्तिकाओं में से एक रिक्तिका क्या करती है, समेकन के बाद अपने परिमाण में, अपने आकार में क्या कर रही है, वो वृद्धि कर रही है, मतलब उसका परिमाण है वो बढ़ रहा है। समझ गए? अब जब इसका परिमाण बढ़ रहा है तो इसमें एक सघन गहरा कणनुमा संरचना दिखाई देती है। अब वो सघन गहरी कणनुमा संरचनाएं होती है, वो कहलाती है प्री एक्रोसोमल कण या प्रो एक्रोसोमल पार्टिकल्स, भी अपन इसी को ही कह देते हैं। ये जो प्रो एक्रोसोमल कण है या ये जो प्रो एक्रोसोमल पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स होगा, अब ध्यान देना आगे होगा, जब इस प्रो एक्रोसोमल कण का निर्माण होता है और ये सभी रिक्तिकाएं मिलकर के एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती हैं, तब क्या होगा कि ये जो रिक्तिका, इसके अंदर जो इसका द्रव्य है, जो कोशिका द्रव्य है, या जिसको आप कोशिका रस बोल सकते हो रिक्तिका को, और अन्य कोई मटेरियल होते हैं, वो कहां आ जाते हैं, इससे निष्कासित कर दिए जाते हैं, इससे त्याग दिए जाते हैं। अब जब इससे सब कुछ मटेरियल त्याग दिया जाएगा तो बचेगी क्या, एक ये झिल्ली तो बचेगी। और आपको पता है, आप रिक्तिका की जो झिल्ली होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। तो ये केवल झिल्ली बचेगी, ये झिल्ली बचेगी। और अब ये जो पार्टिकल्स होगा, जो डेंस पार्टिकल्स होगा, वो जिसमें कोशिका द्रव्य वगैरह निष्कासित हो गए हैं, उसको अपन कहते हैं एक्रोसोमल कण। क्या कह देते हैं, एक्रोसोमल कण कह देते हैं। और जो ये झिल्ली थी, जो ये लेयर थी, ये लेयर क्या करेगी, अब उस न्यूक्लियस को, जो इसका स्पर्मेटिड का था, उस न्यूक्लियस को अप पार्ट से, यानी टॉप पार्ट से, शीर्ष पार्ट से, चारों ओर से, ऊपर अप साइड से क्या कर लेगी, वो उसको कवर कर लेगी। समझ गए? अब कवर्ड करने के बाद क्या होना है, जब ये कवर्ड हो जाएगा और इस रिक्तिका के आकार तो पहले बढ़ चुका था, इसकी कोशिका द्रव्य का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। तो ये इसके अर्ध अंश भाग में क्या करेगा, इसके अर्ध अंश भाग में क्या करेगा कि मुख्य रूप से ये इस भाग को कवर करेगा, शीर्ष भाग को। और इस शीर्ष भाग को अपन क्या बोल देंगे, उस एक्रोसोम, यानी जो शुक्राणु की टोपी होगी, भाई शीर्ष भाग में टोपी तो होती है। फिर ये जो झिल्ली थी, ये द्विपालीय संरचना के रूप में अर्धांश भाग को कवर करेगी, और इसको अपन क्या बोल देते हैं, शुक्राणु की टोपी बोल देते हैं, शुक्राणु का शीर्ष बोल देते हैं। ये इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है ही है। अब देखिए इसी भाग में, किस भाग में, इसी एक्रोसोम भाग में ऐसे
विटेलाइन जो झिल्लियां होती हैं, अंडाणुओं की जो झिल्लियां होती है, जिनको अपन जोना रेडिएटा है, जोना पेलुसिडा वगैरह कहते हैं, उन झिल्लियों को गलाने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं, क्योंकि शुक्राणु ही अंडवाहिनी में अंडाणु को निषेचित करने का काम करेगा, और वही शुक्राणु का शीर्ष भाग ही क्या करेगा, अंडाणु की झिल्लियों को गला करके अंदर प्रविष्ट होगा, क्योंकि इसी भाग में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसी भाग में टोटल जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए प्रेजेंट है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाएगा, किसका, एक्रोसोम का। तो एक्रोसोम का निर्माण होगा, वो इस डायरेक्ट एक नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो अपना आंसर होगा गोल्जी कार के विभेदन से ही किसका निर्माण होता है, एक्रोसोम का निर्माण। ठीक है, तो ये एक्रोसोम के निर्माण की पूरी प्रक्रिया थी। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है तो डायग्राम और अपन को पूरी थ्योरी को क्या करना पड़ेगा, नोट करना पड़ेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।